हेलो एंड वेलकम टू पेट इनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। बजट कल है, लेकिन बजट से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। इकोनॉमिक सर्वे 2023 के अंदर क्रिप्टो की बात की गई है। इकोनॉमिक सर्वे आप ये समझ के चलिए कि बजट से पहले सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। एक आध दिन पहले पार्लियामेंट के अंदर ये प्रेज़ेंट किया जाता है। हर पार्लियामेंट्री को इसकी कॉपी दी जाती है, जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं। क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे 1950-51 में ये प्रथा शुरू हुई थी कि बजट से पहले एक इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली पूरे इकोनॉमी के अंदर जो स्टैटिस्टिक्स हैं, अलग-अलग सेक्टर्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, उसका पूरा जोखा, उसके नंबर्स जो है वो उस इकोनॉमिक सर्वे के अंदर होते हैं। सेक्टर वाइज़ पूरा डिटेल में एक डॉक्यूमेंट होता है। इस इकोनॉमिक सर्वे के अंदर क्रिप्टो की भी बात की है। 2-3 पेजेस क्रिप्टो को डेडिकेट हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर अगर क्रिप्टो जगह पा रहा है और गवर्नमेंट ने उस सर्वे के अंदर क्रिप्टो पे क्या बोला है, इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए और लास्ट में मैं आपको अपना ओपिनियन दूँगा। रिपोर्ट के मतलब क्या है और इस रिपोर्ट से आप क्या चीज़ ड्रॉ कर सकते हो, राइट? तो अगर आप देखो तो कुछ इस तरीके से ये इकोनॉमिक सर्वे, अगर आप देखो तो ट्विटर पे जनरली, आप ट्विटर पे मुझे फॉलो करते हो तो आपको एकदम मिल जाए। ट्विटर मैंने ट्वीट किया था। इस तरीके का जैसे फ्रंट पेज होता है, इकोनॉमिक सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर अंडर ये आता है। अगर मैं क्रिप्टो के बारे में स्पेसिफिकली क्या बोला है तो पेज नंबर इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो पेज नंबर आप 103 पे आप जाके देख सकते हैं कि क्रिप्टो की बात की गई है, राइट? आप ये देखिए 103 नंबर पेज पे। और क्रिप्टो की बात क्या की है? नेसेसिटी ऑफ अ कॉमन अप्रोच टू रेगुलेटिंग क्रिप्टो इकोसिस्टम। यहाँ पे अगर ये वर्ड लिखा होता ना, नेसेसिटी ऑफ अ बैन टू नेसेसिटी ऑफ अ बैन ऑफ क्रिप्टो इकोसिस्टम, बहुत वरीइंग बात थी। लेकिन यहाँ पे आप वर्ड लाइनिंग, इस हेडिंग को देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं कॉमन अप्रोच की बात कर रही है। कॉमन अप्रोच का क्या मतलब होता है? कॉमन अप्रोच का मतलब है कि गवर्नमेंट चाहती है कि कोई भी कंट्री अब आइसोलेटेड या अकेले क्रिप्टो को रेगुलेट नहीं कर सकती या उसके अराउंड पॉलिसीज़ नहीं ला सकती। कॉमन अप्रोच का मतलब है कि सबको मिल-जुल के लाना पड़ेगा। तभी जी20 के अंदर भी गवर्नमेंट ने कॉमन अप्रोच की बात वहाँ पे भी करी थी, यहाँ पे भी कॉमन अप्रोच की बात की है। क्यों कर रहे हैं? क्यों रेगुलेट करना ज़रूरी है? क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला कि भई एफटीएक्स जैसी चीज़ें अगर होंगी, एफटीएक्स है, पीछे बेयर मार्केट में है, इतना बड़ा हमने सेल ऑफ देखा। इससे प्रूव होता है कि क्रिप्टो के अंदर बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ हैं और इसको ही उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए ये बोला यहाँ पे कि यूएस के अंदर भी जो यूएस रेगुलेटर्स ने डिस्क्वालीफाई कर दिया बिटकॉइन, ईथर और बाकी जो क्रिप्टो एसेट्स हैं और उनको सिक्योरिटीज़ बोला है। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा करेक्शन देना चाहूँगा क्योंकि रिपोर्ट के अंदर इन्होंने बोला कि डिस्क्वालीफाई कर दिया बिटकॉइन को, नहीं, वहाँ पे जो गैरी गेंसलर है, जो एसईसी है, वहाँ पे वो बिटकॉइन को एज़ अ कमोडिटी रेगुलेट करने की बात चल रही है और बाकी जो क्रिप्टो है, चाहे ईथर है या और जितने भी क्रिप्टो एसेट है, उनको सिक्योरिटीज़ की तरह रेगुलेट करने की बात चल रही है, तो बिटकॉइन को डिस्क्वालीफाई नहीं किया है। उसके बाद जो यूएस के अंदर जो फेडरल रिज़र्व है, फेडरल डिपॉज़िट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ओसीसी, इन्होंने भी क्रिप्टो एसेट्स के अंदर रिस्क की बात करी और जो बैंकिंग प्रणाली है उसको बहुत बड़ा थ्रेट है क्रिप्टो से। मैं यहाँ पे सिर्फ़ इतना ही बोलूँगा कि एप्रीहेंशन सबकी है, चाहे यूएस के भी रेगुलेटर्स हैं, लेकिन फिर भी ओसीसी ने वहाँ पे स्टेबल कॉइन्स चल ही रहे हैं। ओसीसी ने वहाँ पे काफ़ी सारे जो बैंक्स हैं वो कस्टोडियन सर्विस दे रहे हैं। क्रिप्टो बैंक है, नियो, वहाँ पे क्रिप्टो बैंक्स भी हैं यूएस के अंदर और ओसीसी ने काफ़ी सारे बैंक्स को एज़ अ कस्टोडियल सर्विसेज़ वो दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को क्रिप्टो के प्रति। तो वहाँ पे बैंकिंग जो है सपोर्ट पूरे इकोसिस्टम को है। वहाँ पे जो एक्सचेंजेज़ हैं वो लाइसेंस्ड हैं, जैसे कि बाइनेंस भी है तो बाइनेंस यूएस है, एफटीएक्स है तो एफटीएक्स यूएस है। वहाँ पे प्रॉपर आपको लाइसेंस लेना पड़ता है ऑपरेट करने के लिए और जब आप लाइसेंस लेते हो तो आपको बैंकिंग्स फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। तो वहाँ पे कॉइनबेस और क्रैकन जैसी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ हैं। तो वहाँ इकोसिस्टम काफ़ी फ्लरिश कर रहा है। तो ये एप्रीहेंशंस हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो इकोसिस्टम यूएस के अंदर काफ़ी फ्लरिश कर रहा है। इनफैक्ट यूएस इज़ द बेस फॉर क्रिप्टो राइट नाउ, ठीक है? और इसके बाद गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये बोला कि क्रिप्टो की वल्नरेबिलिटी इसी बात से अंदाज़ा लगाइए कि किसी टाइम में 3 ट्रिलियन मार्केट कैप होता था और 1 ट्रिलियन है 2023 में, 1 ट्रिलियन से नीचे। यहाँ इस ग्राफ के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करी है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने अपने इकोनॉमिक सर्वे में कॉइन मार्केट कैप को अपना सोर्स बताया, तो ये अपने आप में एक फिनोमिनल बात है। उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट ने बात करी अलग-अलग कंट्रीज़ की कि कैसे वो अलग-अलग कंट्रीज़ जो है इसको कर रही है। जैसे यूरोप की बात करी, यूरोपियन यूनियन की बात करी। यूरोपियन यूनियन का क्रिप्टो पे क्या है? यूरोपियन यूनियन ने माइका को फ़ॉर्म किया और वहाँ पे माइका ने प्रपोज़ किया है कि लाइसेंसिंग रेजीम पे ज़्यादा फ़ोकस है
और वहाँ पे स्टेबल कॉइन्स और अदर क्रिप्टो एसेट्स के को भी रेगुलेट माइका के अंदर किया जा रहा है, राइट? जापान का ऑलरेडी जापान के की क्लियर गाइडलाइंस थी 2017 में, और जापान के अंदर जो एक्सचेंजेस हैं उनको लाइसेंस लेना पड़ता है, और वहाँ पे एसेट सेग्रीगेशन, ऑपरेशनल रिस्क, साइबर सिक्योरिटी, नो योर कस्टमर, इंटरनल ऑडिट्स, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, ये सारी चीज़ें हैं। और जापान काफ़ी प्रोग्रेसिव है, अगर आप देखो तो क्रिप्टो पे जितनी क्लियर गाइडलाइंस उसकी स्टेबल कॉइन्स पे, क्रिप्टो पे, एक्सचेंजेस पे है, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि जापान इज फार फार अहेड ऑफ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ रेगुलेटिंग क्रिप्टो। स्विट्जरलैंड तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो का बेस है, काफ़ी सारी कंपनीज स्विट्जरलैंड में बेस्ड हैं। और इस रिपोर्ट के अंदर भी ये बोला गया कि स्विस फाइनेंशियल मार्केट सुपरवाइजरी अथॉरिटी इशूड गाइडलाइंस फॉर द इनिशियल कॉइन ऑफरिंग इन फरवरी 2018। और स्विट्जरलैंड के अंदर भी 3 कैटेगरीज ऑफ टोकन्स वर इंट्रोड्यूस: पेमेंट टोकन्स, यूटिलिटी टोकन्स एंड एसेट टोकन्स। तो यूएस भी कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो काफ़ी प्रोग्रेसिव है क्रिप्टो पे, जापान भी प्रोग्रेसिव है, यूरोपियन यूनियन प्रोग्रेसिव है, यूनाइटेड किंगडम भी प्रोग्रेसिव है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप देखो तो फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी, फाइनेंशियल गाइडेंस ऑन क्रिप्टो एसेट्स वाज डिक्लेयर्ड इन जून 2019 के अंदर ये गाइडलाइंस आई थी। और अगर आप देखो तो नेक्सो वहाँ से बिलोंग करती है, काफ़ी सारी यूके की काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, काफ़ी सारी कंपनीज वेब3 के प्रोजेक्ट्स यूके बेस्ड हैं। और यूके के अंदर भी दे आर उनकी एडवर्टाइजमेंट पे उनकी गाइडलाइंस हैं। अगर आप देखो तो जनवरी 2022 में लिमिटिंग क्रिप्टो एसेट्स प्रमोशन टू एन एंटिटीज कॉर्पोरेट वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड मोबाइल एप्लीकेशंस। तो ऐसा नहीं है, एप्रीहेंशंस हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें फ्लरिश कर रही हैं, राइट? अल्बानिया का एग्जांपल दिया, नाइजीरिया में लीगल टेंडर 2018 में नाइजीरिया ने बोला था कि क्रिप्टो कांट बी लीगल टेंडर, और वहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट थी रेगुलेशन 2018 में। लेकिन अगर हम देखें 2022 में, नाउ यू कैन होल्ड क्रिप्टो, तो यू कैन बाय क्रिप्टो। वहाँ पे P2P का वॉल्यूम एकदम सर्ज कर गया है, क्योंकि वहाँ पे जो CBDCs हैं उनको जब से वहाँ पे पुश किया जा रहा है, ATM विड्रॉल्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, तो नाइजीरिया के अंदर हमने देखा कि बिटकॉइन जो है बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे मिल रहा है। तो ये है। बाकी FATF की गाइडलाइंस की बात यहाँ पे बोली गई है, और FATF ने ट्रैवल रूल के बारे में बात की है। तो तो एज ऑफ मार्च 2022, while 29 out of 98 responding jurisdictions reported having passed travel rule legislation, only 11 jurisdictions have started enforcement and supervisory measure। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर आप लास्ट लाइन देखो, इसको जो एंड किया है इस सर्वे के अंदर, that the global standards need to be comprehensive and consistent. Regulatory responses must be based on standard taxonomies, reliable data to address contagion effect, and flexible enough to be adjusted in the future। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं थोड़ा आपको इसको स्क्रीन को ऑफ करके समझाता हूँ। देखिए, लास्ट लाइन से ये पता लगता है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो भी हो क्रिप्टो के अराउंड वो एक कोलैबोरेटिव तरीके से हो, मतलब उसमें कंट्रीज को इकट्ठे आना पड़ेगा, तभी क्रिप्टो को हम रेगुलेट कर पाएंगे। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ये जो लाइंस हैं ये बहुत बुलिश हैं। कहीं पे भी आरबीआई की अगर आप देखो, जो आरबीआई के गवर्नर है उनका टेक अलग है, वो हमेशा बैन बैन वर्ड यूज करते हैं, क्लियर है। बट गवर्नमेंट का कोलैबोरेटिव अप्रोच ऑफ एंड टू रेगुलेटेड, गवर्नमेंट चाहती है रेगुलेट करना, क्योंकि यार एफटीएक्स जैसे जो सिनेरियो C5 हुआ, उसके अंदर जो कंज्यूमर इंटरेस्ट है इसको बचाने का काम गवर्नमेंट्स का ही होता है। और इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि जो जो थ्रेट्स हैं क्रिप्टो के, उनको चेक में रखा जाए, और जो C5 के जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनको चेक में रखा जाए, और जो अप्रोच है वो कोलैबोरेटिव हो, मतलब एक कंट्री का ना हो। अगर वो हो तो पूरी कंट्रीज़ आपस में सब मिल के इसको अगर करेंगे तभी गोइंग फॉरवर्ड ये रेगुलेट हो पाएगा, एंड दैट इज़ व्हाट इंडिया आल्सो बिलीव्स इन, एंड दैट इज़ व्हाट G20 के प्रेसिडेंसी के दौरान भी इंडिया ने कमिटमेंट शो करी है। आपको कैसा लगा ये अपडेट? बजट का सेशन कल है, जो भी उसके अंदर लेटेस्ट जो भी डेवलपमेंट होगी आप तक लेके आएँगे। 100% वीडियो बनाऊँगा, जो भी अगर उसके अंदर क्रिप्टो पे कोई बात होती है। आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बुलिश है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे के अंदर क्रिप्टो को जगह मिलना, और उसके अंदर कहीं पे भी बैन वर्ड को यूज़ ना करना, और यहाँ तक कि बाकी कंट्रीज़ को एनालाइज़ करना, और वो भी उन कंट्रीज़ को जहाँ पे क्रिप्टो को लेके थोड़े से वो प्रोग्रेसिव है और काफ़ी डेवलपमेंट्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं कल, अगर बजट में कोई क्रिप्टो की बात हुई तो उसको लेके आपके सामने आऊँगा। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच यार।